Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. This is our third episode of class 12th Geography chapter number 2 विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी तक इस चैप्टर में क्या किया थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं फास्टली। हमने अभी तक पढ़ा है जनसंख्या होती क्या है और हमने ये भी देखा कि उसका सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर होता है वो ये होता है कि ये असमान रूप से वितरित है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हमने, उससे ये समझा कि कैसे ये असमान रूप से वितरित है। उसके बाद हमने जाना कि जनसंख्या किस तरीके से फैली हुई है, किस तरीके से वितरित है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमने पूरे वर्ल्ड को 3 जोन में डिवाइड किया। और फिर हमने लास्ट एपिसोड, जो प्रीवियस एपिसोड था, उसमें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या वो था, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लोग कहाँ रह रहे हैं और जहां रह रहे हैं तो वहां क्यों रह रहे हैं। और फिर हमने बात की जनसंख्या वृद्धि की, एक्चुअल ग्रोथ की बात की हमने, नेचुरल ग्रोथ की बात की, पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हमने पिछले एपिसोड में एक लाइन पढ़ी थी कि जनसंख्या वृद्धि क्या, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है। ये किन्हीं दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। अब ये जनसंख्या में परिवर्तन क्यों आता है? 3 कारक होते हैं। जन्म होगा तो बढ़ेगी जनसंख्या, मृत्यु होगा तो घटेगी जनसंख्या, बदलाव आया ना। और एक होता प्रवास, अगर लोग आए तो भी परिवर्तन होगा और गए तो भी परिवर्तन होगा। तो ये तीनों जो कारक है वो जनसंख्या परिवर्तन के कारक कहलाते हैं। आज का एपिसोड इसी के ऊपर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म दर की, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें तो उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर हम ले रहे हैं वो है जन्म दर, बर्थ रेट। ये बर्थ रेट क्या होता है? इसको हम CBR बोल सकते हैं, क्रूड बर्थ रेट, यानी कि शुद्ध जन्म दर है। ये प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक साल में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है। कितनों के पीछे? 1000 के पीछे। कितने समय में? ये वार्षिक होती है, एक वर्ष में। और किसकी संख्या? जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अगर आप लिखोगे तो ये सही नहीं है, जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होगी। इसको निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, CBR में हम BI का अर्थ है जीवित जन्म लेने वाले बच्चे और P का अर्थ है मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यानी कि जीवित जन्म लेने वाले बच्चे, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? मिड ईयर पॉपुलेशन से, वर्ष के बीच में जो जनसंख्या थी उस स्थान की, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो हमें क्या प्राप्त होगी? हमें CBR प्राप्त होगी। ओके, क्लियर? तो ये जन्म दर है वो पहला घटक है, क्योंकि जब जन्म होगा किसी स्थान पे, मान लीजिए आप जिस कॉलोनी में या मोहल्ले में रह रहे हो वहां पर वर्ष में 7 बच्चों का जन्म हुआ। ओके, तो ये क्या होगा? वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, बदलाव हुआ। तो ये जनसंख्या परिवर्तन का पहला घटक है। उसके बाद जो दूसरा घटक है उसकी हम बात करते हैं। दूसरा घटक है मृत्यु दर, डेथ रेट। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक है। कैसे? क्योंकि इसके कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है। यानी कि किसी स्थान पर जहां पर आप रह रहे हो, मान लीजिए सपोज कीजिए कि वहां पर कुछ बुजुर्गों की डेथ हो गई, जनसंख्या घटेगी, तो ये भी परिवर्तन लेके आता है। तो मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में होने वाली मृत्यु, कितने लोगों की मृत्यु हुई तो उसके हम जितने लोगों की मृत्यु हुई तो वो मृत्यु दर में आएगा। कितने? एक वर्ष में। कितनों के पीछे? 1000 के पीछे। और CDR जो क्रूड डेथ रेट है उसको कैसे, किसमें D फॉर नंबर ऑफ डेथ्स है, उसको हम भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उससे, और मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुणा करेंगे 1000 से, तो हमें क्या प्राप्त होगी? मृत्यु दर। तो ये भी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, दूसरा घटक है। दोनों के बारे में हमें फॉर्मूला तो नहीं इतना डीपली, लेकिन एटलीस्ट हमें पता ये होना चाहिए कि जन्म दर की परिभाषा क्या होगी, मृत्यु दर की परिभाषा क्या होगी। इंपॉर्टेंट है ये 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है प्रवास। प्रवास भी किसी स्थान की जनसंख्या है उसको प्रभावित करता है, उसमें परिवर्तन लेकर के आता है। और इवन ये कहें कि उन दोनों कारकों से, जो जन्म दर और मृत्यु दर है, उन दोनों कारकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो भी ये सही होगा। ये दोनों कारकों से महत्वपूर्ण कैसे है? इक्वली वो भी अफेक्ट कर रहे हैं और ये भी अफेक्ट कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ऐसे है कि मान लीजिए जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो और वहां पर 10 बच्चों का जन्म हुआ है। अब 10 बच्चों का जन्म हुआ आपकी कॉलोनी में, तो वहां जनसंख्या बढ़ेगी, आपकी कॉलोनी में बढ़ेगी, पड़ोस की कॉलोनी में बढ़ेगी, उससे पड़ोस की कॉलोनी में बढ़ेगी, क्योंकि आपकी कॉलोनी में बच्चों का जन्म हुआ है। होगा ऐसे? नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी कॉलोनी के ही जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहीं जन्म हुआ है।
ऐसे ही मान लीजिए कि किसी शहर में किसी कॉलोनी में कुछ बुजुर्गों की डेथ हुई है, जनसंख्या घट जाएगी आसपास के इलाकों की, सिर्फ आपके इलाके की जहां पे डेथ हुई वहीं की कम होगी। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर केवल एक ही स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो प्रवास है वो दो स्थानों की जनसंख्या को प्रभावित करता है। जहां से लोग गए वहां की जनसंख्या कम होगी, जहां गए हैं वहां की बढ़ेगी। तो चलिए हम प्रवास को पढ़ते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं ये प्रवास है क्या, उसको समझना जरूरी है कि प्रवास क्या होता है। प्रवास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, पर का अर्थ होता है दूसरा और वास का अर्थ होता है निवास, यानी कि दूसरा निवास स्थान, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का चले जाना। जब कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्तियों का समूह है वो दूसरे स्थान पर जाकर के रहना शुरू कर देता है तो वो प्रवास कहलाता है। यानी कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। ये आपने 9th में हिस्ट्री में भी किया होगा। तो ये प्रवास है। अब प्रवास है, उससे केवल स्थान परिवर्तन नहीं होता कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए, बल्कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है। कौन सी जगह पे? उद्गम की जगह और गंतव्य की जगह। उद्गम जहां से वो गए हैं यानी कि आउट माइग्रेशन का, और जहां इन माइग्रेशन जहां पर वो पहुंचे, दोनों जगह की जनसंख्या में परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन सिर्फ जनसंख्या टोटलिंग में नहीं होता, सामाजिक आंकड़ों में भी परिवर्तन लेके आते हैं। चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे वो शिक्षा हो, लिटरेसी हो, चाहे वो एज ग्रुप हो, चाहे वो काम धंधे हो, रोजगार हो, बहुत सारे और भी परिवर्तन होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रवास है, यानी कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास है। ओके, और ये दो स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, इन माइग्रेशन की भी जहां वो पहुंचे और आउट माइग्रेशन की जहां से वो गए हैं। आपके गांव से, आपकी कॉलोनी से 10 जो लोग हैं वो बाहर चले गए, आपकी कॉलोनी की संख्या कम हो गई और वो दिल्ली एनसीआर में गए, वहां की संख्या बढ़ गई। तो दोनों स्थान की जनसंख्या को वो प्रभावित करते हैं। अब इसमें उद्गम स्थान क्या है? काफी सारे टर्म्स प्रवास से जुड़े होंगे जो हमारे लिए न केवल इस चैप्टर में बल्कि हम जब बी बुक करेंगे तो वहां पर भी यही चैप्टर रहने वाला है, यही टर्म्स रहने वाले हैं। कंप्लीट एक चैप्टर है वो माइग्रेशन के ऊपर है। तो आइए हम इनको जानते हैं कि ये टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। उद्गम स्थान वह स्थान है जहां से लोग प्रवास या गमन कर जाते हैं। सोर्स एरिया, सोर्स पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे बिहार से मुंबई चले गए तो उद्गम स्थान कौन सा है? बिहार है। ओके, यानी कि बिहार से वहां चले गए। आपके गांव से शहर में चले गए तो आपका गांव क्या है? उद्गम स्थान है। गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, जहां गए हैं कि वह स्थान जहां पर लोग प्रवास या आगमन करके आते हैं। जैसे मुंबई में आए हैं, कहां से आए? बिहार में आए, तो मुंबई क्या है? डेस्टिनेशन है। या गाजियाबाद से वो दिल्ली में आ गए हैं तो दिल्ली क्या है? वो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है। या यूं कहें कि किसी गांव से वो हिसार में चले गए तो हिसार क्या है? वो डेस्टिनेशन है। ओके, तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान दोनों क्लियर हो गए कि कौन कौन से होते हैं। इसको हम प्लेस ऑफ इन माइग्रेशन और प्लेस ऑफ आउट माइग्रेशन भी कह सकते हैं। जहां पे आए वो इन माइग्रेशन का प्लेस है और जहां से गए वो आउट माइग्रेशन का प्लेस है। ओके, उद्गम स्थान है वहां पर जनसंख्या कम होती है प्रवास के कारण, और जहां गंतव्य स्थान है वहां की जनसंख्या बढ़ती है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको पता चल गई होगी। तो ये प्रवास है। अब प्रवास के टाइप की बात करें तो प्रवास बहुत टाइप का होता है। मोटे तौर पर उसको हम अगर बांटे तो ये स्थायी और अस्थायी होता है। किसके आधार पे? समय अवधि के आधार पर। ये स्थायी भी हो सकता है और ये अस्थायी प्रवास भी हो सकता है। अस्थायी प्रवास को हम मौसमी प्रवास भी कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ शो करने की कोशिश की है कि पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे देश की या हमारे राज्य की या हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोग हैं प्रतिवर्ष प्रवास करते हैं किसी न किसी कारण से। और आमतौर पे जब प्रवास किया जाता है तो वो तभी किया जाता है जब उसमें कुछ वैल्यू एड हो, यानी कि उनको कुछ न कुछ बेनिफिट हो रहा हो, कुछ न कुछ बेनिफिट होने की संभावनाएं हो, तब वो प्रवास किया जाता है। तो प्रवास को हम समय के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। ये स्थायी भी हो सकता है और ये अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी प्रवास है उसको हम आगे फिर दो भागों में बांटेंगे। स्थायी प्रवास, एक बार तो ये बता दूं कि स्थायी प्रवास क्या है, यानी कि जब हम परमानेंटली किसी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आप यहां से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, आप चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, स्थायी तौर पर अपना मकान वगैरह ले लिया, तो ये स्थायी प्रवास है क्योंकि वहां पे परमानेंटली चले गए। या आप परमानेंटली किसी और दूसरे देश में चले गए तो वो आपका स्थायी प्रवास है। तो स्थायी प्रवास है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। वो बाह्य प्रवास हो सकता है, देश से बाहर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कह सकते हैं, और वो राष्ट्रीय प्रवास हो सकता है, यानी कि देश के अंदर।
तो सबसे पहले हम देश से बाहर बाह्य प्रवास की बात करें, आउट माइग्रेशन की बात करें, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है उसकी हम बात करें। इंटरनेशनल माइग्रेशन है यानी कि जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। ओके, स्थायी प्रवास ऐसा भी हो सकता है जो एक देश से दूसरे देश में, तो ये भी दो इसकी दिशाएं हो सकती है, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास इमिग्रेशन, इसको हम आउट माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। आउट माइग्रेशन जैसे जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ये प्रक्रिया उत्प्रवास या आउट माइग्रेशन कहलाती है। आउट माइग्रेशन लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आ जाए। आउट मतलब चले जाना, जैसे हमारे देश से लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, हमारे देश से लोग जर्मनी चले गए, जापान चले गए या फिर कनाडा चले गए, तो ये क्या है? आउट माइग्रेशन है। यानी स्थायी प्रवास है वो इंटरनेशनल प्रवास भी हो सकता है और नेशनल भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल प्रवास है वो दो टाइप का होगा, आउट होगा या फिर इन होगा, या तो हमारे देश में आएंगे या हमारे देश से जाएंगे। जब जाएंगे तो वो उत्प्रवास है, आउट माइग्रेशन। ओके, क्लियर? जैसे हमारे देश से किसी दूसरे देश में चले गए। दूसरा जो इसका टाइप है वो है आप्रवास। आप्रवास क्या है? यानी कि इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन क्या है? जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं उसे हम इन माइग्रेशन कहेंगे। जैसे हमारे देश में आ गए, कहाँ से आ गए? नेपाल से हमारे देश में आ गए, तो ये इन माइग्रेशन है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है, स्थायी प्रवास है, वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है और वो राष्ट्रीय भी हो सकता है, जिसे हम आंतरिक प्रवास कहेंगे। ओके, देश के अंदर होने वाला प्रवास स्थायी तौर पर। जैसे जब किसी देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच में जो प्रवास किया जाता है तो वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। तो वो बाह्य प्रवास था और ये आंतरिक है। वो अंतर्राष्ट्रीय था तो इसको हम राष्ट्रीय भी कह सकते हैं। आंतरिक जो प्रवास है ये भी कई प्रकार का हो सकता है। इसको मुख्य तौर पर हम दो ही भागों में बांटेंगे, जिले वगैरह में नहीं जाएंगे हम। यहाँ पे दो भागों में बांट सकते हैं इसको। अंतर्राज्यीय प्रवास हो सकता है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, यानी कि आंतरिक प्रवास वो एक ही राज्य के अंदर हो सकता है। जब लोग किसी एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे छोटे शहर में गए, छोटे शहर से बेटर फैसिलिटी, जब बड़े शहर में चले गए, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, लेकिन एक ही स्टेट में रहे, तो क्या है? अंतर्राज्यीय, अंदर राज्य के अंदर अंदर प्रवास हो रहा है। ओके, है ये कौन सा प्रवास है? राष्ट्रीय प्रवास है, देश के अंदर ही। दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय मतलब इंटरस्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। बिहार से महाराष्ट्र आ गए, बिहार से पंजाब आ गए, राजस्थान से दिल्ली एनसीआर आ गए, हरियाणा से दिल्ली एनसीआर चले गए, मध्य प्रदेश से हरियाणा में आ गए। ये क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो इंटरस्टेट माइग्रेशन है ये। ओके, तो जो राष्ट्रीय प्रवास है वो अंतर्राज्यीय हो सकता है, एक राज्य के अंदर अंदर भी हो सकता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, यानी कि अंतर्राज्यीय भी हो सकता है ये। ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उससे देश की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, वो कम होती है ज्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन जो ये आंतरिक प्रवास है इससे देश की कुल जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इतनी रहेगी। अगर वो बिहार से यूपी गए हैं या बिहार से वो गुजरात गए हैं, क्या फर्क पड़ता है? टोटल जनसंख्या उतनी रहेगी, है तो देश के अंदर ही। लेकिन ये जनसंख्या का जो देश का वितरण उसको जरूर प्रभावित करेगी, क्योंकि एक राज्य की जनसंख्या कम होगी, दूसरे की बढ़ेगी। लिंगानुपात को भी प्रभावित कर सकती है, लिटरेसी को भी प्रभावित कर सकती है। तो ये मोटे तौर पर देश की जनसंख्या तो प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन राज्यों की जनसंख्या को प्रभावित जरूर करती है आंतरिक प्रवास। तो ये था प्रवास। स्थायी प्रवास के आधार पे हमने बात की थी कि स्थायी प्रवास है वो इस तरीके से हो सकता है। ओके, स्थायी प्रवास कितने प्रकार का हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है और राष्ट्रीय भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय हो सकता है, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट हो सकता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अस्थायी प्रवास की, टेम्परेरी। अब स्थायी प्रवास तो होता है कि हम लंबे समय के लिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लंबे समय के लिए। जरूर नहीं कि वहीं पर रहें, हो सकता है कुछ वर्षों के बाद वो भी स्थान चेंज करें, लेकिन लंबे समय के लिए जा रहे हैं, वो परमानेंट माइग्रेशन होता है। लेकिन एक अस्थायी प्रवास भी होता है जो कुछ समय के लिए होता है, निश्चित होता है पहले से कि हम थोड़े समय के लिए जा रहे हैं। अब जो अस्थायी प्रवास वो कई प्रकार का होता है, जैसे दैनिक भी हो सकता है, सुबह गए शाम को वापस आ गए। आप क्या हो? जो स्कूल में आते हो, आप दैनिक प्रवासी हो। स्कूल में आते हो फिर घर पे चले जाते हो, स्कूल में तो नहीं रहते ना, तो आप भी प्रवासी हो। ये अस्थायी प्रवास है।
या फिर आपके स्कूल में जो टीचर्स आते हैं वो क्या है, अस्थायी प्रवास है। या फिर आप देखते हो अपने आसपास मार्केट है तो उसमें जो शॉपकीपर आते हैं, जो बिजनेसमैन आते हैं, वो कहीं हो सकता है दूसरे शहर से या दूसरे जगह से आ रहे हो, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो ये दैनिक प्रवास है। ये साप्ताहिक भी हो सकता है, जैसे सोमवार को जाकर शुक्रवार या शनिवार को वापस आना। काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हैं, चंडीगढ़ जॉब करें या कहीं बाहर जॉब करें, तो वो क्या करते हैं, वो आप आते हैं साप्ताहिक बेस पे, वीकेंड पे आप आते हैं, तो ये साप्ताहिक प्रवास हो जाता है। अर्धवार्षिक, मौसमी या ऋतु प्रवास भी होता है, जब 6 महीने के बाद या कुछ दिनों के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हो तो क्या है, एक तरीके से आपका मौसमी प्रवास है। आमतौर पे बिहार से या फिर हम ईस्टर्न यूपी की बात करें तो वहाँ से मजदूर आते हैं काम करने के लिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। तो वहाँ जो काम करने के लिए आते हैं वो कब आते हैं, किसी मौसम विशेष के दौरान आते हैं। जैसे धान की फसल है उसको लगाने के लिए आ गए, गेहूं की कटाई के लिए अब आना बंद हो गए हैं क्योंकि हमने कंबाइन वगैरह यूज करना शुरू कर दिया। तो ये किसके अनुसार आए, मौसम के अनुसार आए, तो इसे हम अर्धवार्षिक या मौसमी या ऋतु प्रवास भी कह सकते हैं। वार्षिक प्रवास है जब पूरे वर्ष के लिए प्रवास किया जाता है। तो ये अस्थायी जो प्रवास है वो कई प्रकार का हो सकता है। ओके, तो ये था प्रवास, मुख्य तौर पर स्थायी और अस्थायी प्रवास। अब दिशा के आधार पे आप थोड़ा सा लग रहे होंगे कि प्रवास कितना टाइप का होगा, लगे रहिए, लेकिन है सब कुछ ही जी, समझ में आ रहा है। दिशा के आधार पे यानी कि डायरेक्शंस, दिशा के आधार पे अगर हम बात करें तो डायरेक्शंस के बेस पे ये 4 प्रकार का हो सकता है, यानी कि कहां से कहां हो रहा है वो दिशा है। तो दिशा के आधार पर आंतरिक जो प्रवास है उसकी 4 धाराएं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 धाराएं कौन सी है, पहला ये R to R यानी कि रूरल टू रूरल, गांव से गांव प्रवास हो सकता है। R to U हो सकता है यानी कि गांव से शहर हो सकता है, रूरल टू अर्बन एरिया। ये U to R भी हो सकता है यानी कि शहर से गांव भी हो सकता है, या फिर ये शहर से शहर यानी कि U to U हो सकता है। यानी कि R to R गांव से गांव भी हो सकता है, या गांव से शहर हो सकता है, या शहर से गांव हो सकता है, या शहर से शहर हो सकता है। 4 टाइप का ही हो सकता है, और कोई जगत नहीं बची ना। तो ये दिशाओं के आधार पर प्रवास है, उसकी 4 धाराएं होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि प्रवास की विभिन्न धाराएं कौन सी होती है, प्रवास की विभिन्न दिशाएं कौन सी होती है, या धाराओं के आधार पर या दिशा के आधार पर प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो इज इट क्लियर? आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ी सी और फैक्ट करते हैं प्रवास के बारे में। जब हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग और भी निकल के आता है कि गांव से गांव जब प्रवास की बात आती है तो महिलाओं का प्रवास है वो अधिक होता है, और इसका कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण ये है कि हमारे देश में, खास तौर पे हमारे देश की जो संस्कृति है उनके अनुसार विवाह के कारण महिला को अपने ससुराल जाना होता है। इसका मतलब है हमारे देश की आधी जनसंख्या प्रवास करती ही है, यानी कि महिलाओं को जब शादी होगी तो ससुराल जाना ही है, तो इसका मतलब प्रवास होना ही है। तो गांव से गांव जो प्रवास है वो स्त्रियों का, महिलाओं का प्रवास है वो अधिक होता है, और इसका कारण है सामाजिक कारण यानी कि शादी या विवाह। जबकि गांव से शहर की बात करें तो वो प्रवास पुरुषों का अधिक होता है, और इसका कारण होता है रोजगार, काम धंधे की तलाश में। जैसे आप आसपास के गांव में अगर रह रहे हो शहर के आसपास, तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सैकड़ों लोग हैं शहर जाते हैं दिल्ली, वहाँ पे काम करें। क्यों करें? क्योंकि वहाँ रोजगार है, तो रोजगार की तलाश में वहाँ जाते हैं। तो पुरुषों का प्रवास है वो गांव से शहर की तरफ अधिक होता है, और इसका कारण रोजगार होता है। महिलाओं का प्रवास है वो गांव से गांव अधिक होता है, और उसका कारण विवाह या शादी है। तो ये था प्रवास क्या होता है, प्रवास के कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया। ओके, तो ये आपने पढ़ा, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि काफ़ी लेंथी हो रहा है, काफ़ी कुछ कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली आपने यहाँ पर 2 चैप्टर किए इसी प्रवास टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बी बुक में कंप्लीट यही सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं दोबारा से। ओके, तो ये थे 3 फैक्टर जो जनसंख्या परिवर्तन के कारक कहलाते हैं। 3 फैक्टर कौन से? जन्म, मृत्यु और प्रवास। अभी प्रवास हमारा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और जानते हैं प्रवास को, कि ये प्रवास लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये प्रवास है। ये समझ में आ गया, यानी कि दूसरा आवास बनाना प्रवास है। लेकिन ये प्रवास करते क्यों हैं लोग, जाते क्यों हैं? अभी आपने जो कोविड-19 है इस टाइम में आपने देखा होगा कि मजदूर हैं, करोड़ों की संख्या में मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में काम धंधे करें, और उसके बाद उनको जाना पड़ा। कई प्रकार की दुखद तस्वीरें आपने देखी होगी
किस तरीके से उनके इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें। तो ये प्रवास, इतनी बड़ी संख्या में प्रवास होता है, तो ये प्रवास करते क्यों हैं? तो इसके कारण है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ये दो भागों में हम इनको बांट सकते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे। एक तो पुश फैक्टर और एक होते हैं पुल फैक्टर। पुश का अर्थ होता है धक्का देना, यानी कि कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो एक स्थान को छोड़ने को तैयार होते हैं। पुल फैक्टर की कौन से कारण है जो खींच रहे हैं लोगों की, वहां वो जाएंगे, उसी जगह पे जाएंगे। ओके, तो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। जो पुश फैक्टर, उसे हम प्रतिकर्ष के कारक कह सकते हैं हिंदी में। आप पुश फैक्टर भी लिख सकते हो, जरूर नहीं कि आप हिंदी मीडियम हो तो आप सब कुछ हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश की भी टर्म्स आप यूज करते हो तो अच्छा लगता है, इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। तो पुश फैक्टर कौन से है? पुश फैक्टर पहला है बेरोजगारी। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में प्रवास होता है। इसका कारण यह होता है कि वहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते, वो काम धंधे की तलाश में जाते हैं। अब बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से जो लोग अलग अलग राज्यों में पहुंचे हुए थे, जो अब वापसी करें, वो क्यों गए हुए थे? क्योंकि बिहार में या वहां की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, वहां काम धंधा नहीं है, जनसंख्या अधिक है, तो लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। तो पहला कारक है बेरोजगारी। उसके बाद दूसरा कारक है शिक्षा। कई बार लोग बेहतर शिक्षा के लिए भी प्रवास करते हैं। बेहतर शिक्षा अपने लिए नहीं तो वो सोचते हैं कि बच्चों को कुछ बेटर एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, या बच्चे खुद भी सोचते हैं कि कुछ वहां पर जाकर के हम तैयारी करते हैं। जैसे कोटा आपने सुना होगा, सीकर सुना होगा, दिल्ली एनसीआर सुना होगा, दिल्ली एनसीआर में मुखर्जी नगर आपने सुना होगा, साउथ दिल्ली सुना होगा। तो वो एजुकेशन हब है, वहां पर लाखों बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए। हालांकि वो अस्थायी प्रवास हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है कि वो लंबे समय के लिए वहां पर जाएं। तो प्रवास किस लिए हो रहा है? वो शिक्षा के लिए हो रहा है। तो ये भी एक कारण है। या आप अस्थायी प्रवास करते हो, दिल्ली स्कूल में आते हो, अस्थायी प्रवास है ना, दैनिक प्रवास है ये, क्यों आते हो? पढ़ने के लिए आते हो, तो शिक्षा भी एक कारण है। परिवहन सुविधा का अभाव भी एक कारण हो सकता है प्रवास का। परिवहन सुविधाओं का अभाव, जैसे कुछ स्थान विशेष है वहां पर परिवहन के साधन नहीं है और किसी बच्चे को या किसी को अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, उसे प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली चाहेगी कि उसके लिए हम शिफ्ट कर जाएं कहीं और, या फिर कोई जॉब कर रहा है और वो जॉब कर रहा है उसको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ महीने तक तो वो लगा रहेगा, फिर सोचेगा नहीं शिफ्ट करना ही बेटर है। तो परिवहन सुविधा का जहां अभाव होता है तो वहां से भी प्रवास कर लिया जाता है जब किसी परिवार को, किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुविधाओं की कमी भी एक कारण है। कुछ क्षेत्र विशेष में कई बार जैसे जल की कमी हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, तो नई जनरेशन है वो वहां पर रहना पसंद नहीं करती। जैसे ही उनके पास कुछ संपन्नता होती है, कुछ ऐसा जुगाड़ कह लीजिए कि वो हो जाता है उनके पास कि वो दूसरी जगह पे जाकर के रहना अफोर्ड कर पाए, वो तुरंत निकलना पसंद करेंगे। तो सुविधाओं की कमी भी एक कारण है। उसके बाद तीसरा, राजनीतिक उथल फुथल या युद्ध। बड़े पैमाने पर एक साथ प्रवास का कारण ये है कि जब कहीं पर गृह युद्ध छिड़ जाता है या आपसी सामाजिक उथल फुथल शुरू हो जाती है, तो वहां से लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। आपने सीरिया के बारे में न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, लाखों की संख्या में लोग हैं दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ये इस कारण भी प्रवास होता है, और इस कारण जो प्रवास होता है वो बड़ी संख्या में होता है एक साथ। कठोर जलवायु, किसी स्थान विशेष पर जलवायु में परिवर्तन आता है तो उसके कारण भी प्रवास करते हैं लोग। परिवर्तन आता है, जैसे किसी स्थान विशेष पर पानी की कमी हो गई, पहले बेहतर था तो लोग प्रवास करना शुरू कर देंगे। वो गर्म इलाका है, वहां पर पानी के बिना रहा नहीं जा सकता, तो प्रवास करेंगे। तो ये भी एक कारण है पुश फैक्टर का। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, ये भी एक कारक है। प्राकृतिक आपदाएं आपने देखा होगा, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है। जब इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ आ गई, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो आजीविका की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर अपनी जिंदगी को दोबारा से जीरो से शुरू कर पाए, वहां कुछ बेटर कर पाए। तो ये भी एक कारण होता है, क्योंकि उनके घर वगैरह वो तबाह हो जाते हैं। महामारी है, महामारी के कारण भी बड़ी संख्या में प्रवास किया जाता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे, तो अब बड़ी संख्या वापस जा रहे हैं। वापस क्यों जा रहे हैं? महामारी आ गई, कोविड-19 आ गया, यहाँ पर अब काम धंधा नहीं चल रहा, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, बहुत महंगे किराए हैं, कैसे चलेगा? गांव चले जाओ, वापस वहां चले गए। या आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि बड़ी संख्या में जब मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ी थी
1850 के आसपास से लेकर के 1900 के बीच में। तो इसका एक बड़ा कारण था, जैसे गुजरात में प्लेग फैला था और लोग कहाँ भागे, किस साइड में निकले, मुंबई की साइड में निकले। तो महामारी आती है तब भी लोग, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो लोग वहाँ से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन भी एक कारण है। कई बार वो किसी स्थान पर, अगर किसी व्यक्ति विशेष है, वो सामाजिक तौर पर उसका अच्छे तरीके से वो पिछड़े हुए हैं, या कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं है, उसकी पोजीशन नहीं है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या ऐसा भी कोई कारण है कि जिससे उसे लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो वो माइग्रेट कर जाता है। या आर्थिक तौर पर पिछड़ापन भी होता है कि आर्थिक तौर पर कई बार उन्हें लगता है कि यहाँ पे हमारा आर्थिक विकास नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा, तो वो भी फिर समूह में दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ये पुश फैक्टर, यानी कि ये कारण हैं जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या मजबूर होना पड़ता है। अब पुल फैक्टर की बात करते हैं। अपकर्ष के कारक, अपकर्ष के कारक जो कहते हैं आओ यहाँ आइए। अब वो कौन से कारक है जिनको देख करके हम वहाँ जाते हैं? चलो ठीक है, यहाँ से चले गए, लेकिन कहाँ जाएंगे? वो पुल फैक्टर यानी कि खींचने वाले कारक कौन से? तो पुल फैक्टर हैं, उनमें सबसे पहले है बेहतर रोजगार के अवसर, कि लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ रोजगार के अवसर बेटर हो, जैसे जो जहाँ खाने अधिक है, जहाँ उद्योग अधिक है, या शहर है वहाँ रोजगार अधिक होता है, तो लोग इसीलिए गांव से शहर की तरफ जाते हैं। उसके बाद है बेहतर शिक्षा। बेहतर शिक्षा की तलाश में भी लोग माइग्रेट करते हैं। हमने देखा कि अगर किसी स्थान पर बेटर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है तो लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं फैमिली के साथ, या बच्चे हैं वो दूसरी जगह जब जाते हैं, कोटा सीकर या दिल्ली एनसीआर मुखर्जी नगर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन के बेटर स्कोप मिल रहे हैं। बेहतर परिवहन की सुविधा है, ये भी एक फैक्टर है कि जहाँ बेहतर परिवहन की सुविधा है, जहाँ पे उनको जॉब करना है, काम धंधा करना है, अगर वहाँ पर आने जाने की उन्हें सुविधा अधिक बेटर लगती है तो वहाँ पर जाकर के रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ गांव से शहर ही नहीं, गांव से गांव का भी डेवलप होता है। वो डेवलपमेंट, जो गांव से गांव डेवलपमेंट होता है, उसमें एक कारण ये होता है कि जो गांव किसी रेलवे स्टेशन के आसपास है या जो गांव हाईवे के ऊपर है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, आसपास के लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ परिवहन की सुविधा बेटर होती है। बेहतर चिकित्सा सुविधा, ये भी एक फैक्टर है, जहाँ पर उपलब्ध होगी लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं वो हिसार रह रहे हैं, मान लीजिए वो रोहतक रह रहे हैं, वो यमुनानगर रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छी सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी वो सोचेंगे नहीं यहाँ से बेटर जगह पे जाएं, वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसके लिए भी कई बार प्रवास किया जाता है। तो जहाँ बेटर रहन सहन की सुविधा होगी वो शहर खींचेगा, उनको पुल करेगा। शांति और स्थिरता, जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय उसके जहाँ पर अशांति हो, तो ये भी एक पुल फैक्टर है। इसके साथ साथ अच्छी जलवायु, जहाँ की जलवायु थोड़ी सी बेटर होती है वहाँ पर भी लोग जाना या रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप इसमें अगर देखोगे तो पहाड़ी जो इलाके हैं, यानी कि जो इस प्रकार के राज्य हैं, तो उन राज्यों से किन राज्यों में आना लोग पसंद करते हैं? जो मैदानी भाग है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन हमने इसमें सब कुछ डिस्कस किया जो आपके लिए जानना या समझना ज़रूरी था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और फिर भी आपकी कोई क्यूरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और ऐसे ही बने रहिए साथ। अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है अगर चैनल, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।